उफ, क्या यहाँ बैठकर खाना बनाऊं? क्या सोचा था बाहर जाकर खाना खाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो धुएं में बैठकर जान देनी है। हट, अच्छा ही नहीं लगता। दीदी, आप ना आज खाना बना लीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। आप तो जानती हैं ना, धुएं में मेरा दम घुटता है, बर्दाश्त ही नहीं होता। अच्छा छोटी, ठीक है, तुम जाओ अंदर जाकर आराम करो, खाना मैं बना लेती हूँ। अच्छा छोटी बहू, अगर तुम्हारी रोज तबीयत खराब होती है तो तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती हो? बस इसी वजह से मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। माँ, आप हमेशा मुझे ही क्यों सुनाती रहती हैं? सुनने लायक काम ही करती हो, तभी तो सुनाती हूँ। रहने दीजिए माँ, उसे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो थोड़ा सा ही काम है, खाना बनाना है, वो मैं अकेले कर लूँगी। छोटी, तुम जाओ, और माँ आप भी जाइए। आप जाकर आराम करिए, मैं सारा काम कर लूँगी। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप बोल रही हैं तो मैं जाती हूँ। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बहू, इसलिए तो तुम्हारा ध्यान छोटी बहू के बहाने पर नहीं जाता। तुम दिन रात काम करो और वह बस आराम करती रहे, और ऊपर से मेरा बड़ा बेटा भी वैसा ही है, दिन रात बस डटा रहता है। नरेश, ओ नरेश, घर पर हो क्या बेटा? जरा बाहर तो आओ जरा बेटा। अरे दीनू चाचा, बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। अरे नहीं बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये लो नरेश बेटा, धान और जूट के बिक्री के ये पैसे हैं, पूरे 10,000 हैं। सच में तुम रात दिन बहुत कड़ी मेहनत करते हो बेटा, इसीलिए तो उस पूरे इलाके में तुम्हारी फसल सबसे अच्छी हुई है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, इसके अंदर पिताजी के सारे गुण हैं। बस मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं उसे कोई ठग ना ले। चलता हूँ मैं भाभी, उधर आज काम बहुत है। चलो बेटा, आता हूँ। जरा दिखाओ तो। वाह भैया, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है। ये लो भैया 40,000 रुपये, मतलब 80,000 में से 40,000 आपके और 40,000 मेरे। मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। थैंक यू भैया। क्यों रे अमित, तू क्यों पैसा ले रहा है उससे? तूने कभी उसके साथ धूप में काम किया है? मैं क्यों काम करने जाऊं? जमीन में तो दोनों भाइयों की बराबरी की हिस्सेदारी है, तो जो भी होगा दोनों भाइयों को बराबर बराबर होगा। बताइए। अगर ऐसा है तो फिर तेरी पढ़ाई का सारा खर्च तेरे बड़े भाई ने ही उठाया है, अपने लिए तो 1 रुपए भी जमा नहीं किया। तो वेतन मिलने पर तुम कितना पैसा लाकर देते हो अपने भैया को? रहना तो माँ, ये मेरा छोटा भाई है और ये हर बार तो मुझसे पैसे लेता नहीं है। इस बार ले लिए तो क्या हो गया, चलो छोड़ो, रहने दो भी तुम। कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, रोज आना जाना भी आसान है। अगर माँ से दूर चला जाएगा तो रोज रोज तुझे नहीं देख पाऊंगी। ये सारी इमोशनल बातें मत कीजिए माँ जी, काम के सिलसिले में जाना ही होगा ना। अब काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। माँ तो ठीक कह रही हैं देवर जी, आप और छोटी यहाँ नहीं रहेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपके बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा दीदी। अच्छा नहीं लगेगा? मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तो बहुत खर्च होता है, तभी तो ये प्लान बनाया है। हम दोनों ने मिलकर, कोई दिक्कत नहीं होगी और तो और वहाँ शांति रहेगी। पता है माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है
और मेरा ऑफिस बहुत दूर है, वहाँ से रोज़ाना आना जाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है मैं और मेरी बीवी वहीं रह जाके, और वहाँ सुविधाएं भी सारी चीज़ों की हैं। रहना दो माँ, इसकी चिंता मत करो। अब भाई और बड़ी नौकरी करेगा, ये तो खुशी की बात है ना। तुम रोना धोना बंद करो और इन्हें खुशी खुशी जाने दो। ठीक है भाई, तुम जाओ और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। और हाँ, रोज़ फ़ोन करना, ठीक है? और शनिवार को चले आना और संडे पूरी रात रुकना और सुबह फिर अपने ऑफिस। ठीक है तो भैया, अब चलते हैं हम लोग। अमित और उसकी पत्नी के चले जाने के बाद दिन बीतते हैं, फिर महीने और फिर साल। अब माँ और भाई के संपर्क में भी नहीं था। नरेश का फ़ोन करने पर भी वह ऊपरी मन से थोड़ी बहुत बात कर लिया करता था और फिर फ़ोन रख दिया करता था। बढ़ती उम्र की वजह से उमा का शरीर अंदर से ही टूटने लगा था। वह धीरे धीरे बिस्तर पर चली गई थी। वह हर रोज़ अपनी छोटी बहू और छोटे बेटे की खबर लिया करती, लेकिन उनके पास तो जैसे टाइम ही नहीं था अपने घर के बारे में हालचाल लेने का। अब चिंता मत करें, छोटा भाई और मेरी छोटी बहू जल्द ही आते होंगे। आना होगा तो आएंगे, लेकिन जब तक आएंगे तब तक पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। ऐसा मत कहिए माँ जी, ऐसा मत कहिए। आपके बिना हम लोग अनाथ हो जाएंगे। नहीं बहू, तुम तो मेरी बेटी हो। बहू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहेगा। अच्छा बहू, तुम दोनों तो बहुत सीधे हो। मेरे चले जाने के बाद अमित तुम लोगों के साथ क्या क्या करने वाला है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं थोड़ा बहुत तो समझ रही हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हें एक बात बता देती हूँ। पर पहले तुम मुझसे वादा करो, तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक अपने पति से भी नहीं बताओगी। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मेरे मर जाने के बाद बहू, अगर तुम्हारा परिवार में कोई भी कमी हुई तो तुम और नरेश को लेकर अपनी पुश्तैनी जमीन जहाँ बंजर है वहाँ पर चले जाना। मैंने वहाँ की ज़मीन की पूर्वी कोने में एक बक्सा मैंने गाड़ा है, उसमें मेरे पिता से मिला हुआ और सास ससुर से मिला हुआ धन है। मैं नहीं चाहती कि छोटे बेटे और बहू को उस रखे हुए धन का कोई भी हिस्सा मिले, क्योंकि वो लोग वो सब पाने के योग्य ही नहीं हैं। और तुम अगर अभी नरेश को बता दोगी तो वह सब कुछ निकाल कर छोटे बहू और छोटे भाई को दे देगा। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, तुमने मुझे वचन दिया है। देखो भैया, आप उस ज़मीन पे अब तक खेती करते आए हैं जो पिताजी हम दोनों भाइयों के नाम छोड़ के गए थे। मैंने अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं लिया। हाँ भाई, तुम अपना हिस्सा ले लो। अब तो ये भी और अच्छा होगा, दोनों भाई मिलकर साथ में खेती करेंगे। वो तो लेना ही है, वो भी ब्याज के साथ। एक और बात, मैं शहर से यहाँ खेती करने नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं अपने हिस्से की सारी ज़मीन जो है बेच दूँगा और शहर वापस शिफ्ट हो जाऊँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अब नहीं आऊँगा? और ब्याज से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है भैया, झील के किनारे की सारी ज़मीनें मेरी होंगी और आप दक्षिण के किनारे की ज़मीनें ले लो। ये क्या कह रहे हैं देवर जी?
हम दोनों के लिए वो उत्तर वाली ज़मीन, वहाँ पर तो कोई भी खेती नहीं होती है। हम लोग क्या खाएंगे? अब आप ही बताइए। अब ये क्या बताएंगे, भैया को बोलिए। और वैसे भी ये घर तो आप लोग का ही रहेगा ना। इसके बाद नरेश और उसकी पत्नी ने कुछ भी नहीं बोला। अपनी माँ को खोने के बाद दोनों बहुत ही असहाय थे। इधर अमित उत्तरी ज़मीन छोड़कर सारी की सारी ज़मीन बेच देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नरेश के पास बची हुई ज़मीन पर पहले से खेती नहीं कर पाता और इसी वजह से वह लोगों के खेतों में काम करता और अपना परिवार चलाता। लेकिन दिन ब दिन उसके परिवार की हालत खराब होती गई। सुनिए जी, सो गए हैं क्या? सुनिए जी, अरे उठिए ना एक बार। क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? बताओ। अरे पहले उठिए, चलिए जल्दी उठिए और मेरे साथ चलिए वहाँ उत्तरी ज़मीन पर। चलिए, अभी के अभी चलिए। इतनी रात को वहाँ की ज़मीनों पे? वहाँ की ज़मीनें तो झाड़ियों से भरी हुई हैं। तुम वहाँ जाके क्या करोगी इतनी रात को? वहाँ क्या काम है तुम्हारा? माँ ने मुझे जो भी कहा था, मुझे उस बात का पालन करना है। माँ ने तुमसे क्या कहा था? अरे आप बहुत सवाल करते हैं, पहले चलिए तो यहाँ से। और हाँ, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन साथ में कुदाल को भी ले चलिए। यहीं पर, बस इसी जगह पर खोदिए। ये देखो, मुझे यहाँ पे एक बक्सा मिला है। बस ठीक है, अब उसको लेकर बाहर आ जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। सुनिए। आप समझा मैं, इसीलिए तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। रुको एक मिनट, मैं बक्सा खोल के देखता हूँ। अरे ये क्या, इतना सारा सोना! और हाँ, इसमें तो एक कागज भी रखा हुआ है। ये सब माँ के गहने हैं और लगता है ये माँ की चिट्ठी है। रुकिए, मैं पढ़ के देखती हूँ। बड़ी बहू, तुमने जरूर मेरा कहना माना होगा। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तो बस तुम और मेरा बड़ा बेटा वहाँ होगा। देखो बेटा, इस बक्से में जो सोने के गहने हैं तुम लोग के लिए हैं। इन गहनों को बहुत साल पहले तुम्हारे दादा और दादी यानी कि मेरे सास ससुर जी देकर गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था इस कुल में सबसे बेहतर और मेहनती जो भी होगा उसी पर इसका हक होगा। अमित बचपन से ही बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार किस्म का था। मैं जानती हूँ मेरे मरने के बाद वह तुम लोगों को धोखा ही देगा। आज तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए बहू ये गहने तुम दोनों की सच्चाई और अच्छाई का उपहार है। तुम लोग अपने काम में इसे लगाना और तुम्हारे अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। मैं तो अपने छोटे बेटे को नहीं बदल पाई, लेकिन माँ होने के नाते बस मैं इतना चाहती हूँ कि सब ठीक रहे। मेरा बड़ा बेटा बहुत सरल स्वभाव का है। बहू, तुम थोड़ा ख्याल रखना मेरे बेटे का और सदा तुम दोनों खुश रहो और आबाद रहो।